आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। पारस अपने माता पिता को बचपन में ही एक रोड हादसे में खो चुका था, इसलिए बचपन से लेकर अभी यानी 21 साल की उम्र तक पारस की परवरिश उसके दादाजी ने ही की थी। वैसे तो पारस की गांव में सभी लड़कों से बनती थी, मगर उसका एक दोस्त बहुत ही खास था, अंकित। अंकित और पारस दोनों बचपन के दोस्त थे। कोई भी काम समारोह वगैरह एक दूसरे के बगैर नहीं करते थे। एक बार की बात है, पारस को अपने नानी के घर जाना था। पारस ने अंकित को ये बात बताई। सुनना भाई, मैं जा रहा हूं अपने नानी के घर, 10-12 दिन वहीं रहूंगा। पारस की बात सुनकर अंकित का हंसता खेलता चेहरा अचानक से मायूस पड़ गया। अंकित का उतरा हुआ चेहरा देख पारस समझ गया उसके जाने से अंकित खुश नहीं है। तभी पारस अंकित से बोला, तू भी चलेगा मेरे साथ? घूम कर आएंगे, चल मजा आएगा। पारस की बात सुनकर अंकित फट से राजी हो गया, जिसके बाद दोनों निकलने की तैयारी में लग गए। पारस का गांव काफी दूर था, इसलिए उन दोनों ने सुबह वाली ट्रेन पकड़ी और शाम होते होते पारस और अंकित गांव के स्टेशन पर उतर गए। गर्मियों का मौसम चल रहा था, तभी तो शाम होने के बावजूद भी फिजा में रोशनी अभी भी थी। खैर, पारस और अंकित स्टेशन से बाहर निकले। गांव होने की वजह से स्टेशन के बाहर उतनी चहल पहल तो नहीं थी, मगर 2-4 साइकिल रिक्शा जरूर खड़े थे। पारस और अंकित एक रिक्शा वाले के पास गए। तभी पारस ने रिक्शा वाले से कहा, भैया अंधेरगढ़ गांव चलोगे? रिक्शे वाले ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वो दोनों रिक्शा में चढ़कर बैठ गए। हालांकि पारस काफी सालों के बाद अपने नानी के घर जा रहा था, मगर उसे अभी भी अंधेरगढ़ गांव का चप्पा चप्पा याद है। कुछ देर के बाद वो दोनों अपनी मंजिल पर पहुंच गए। पारस ने अंकित को जैसा बताया था, गांव उससे भी ज्यादा खूबसूरत और प्यारा था। गांव में उस वक्त लोड शेडिंग हुई थी, जिस कारण बिजली ना होने की वजह से उन दोनों को घर के पीछे एक बगान में बैठने के लिए खाट लगा दिया गया। धीरे धीरे अब आसमान और जमीन दोनों पर अंधेरा कायम होने लगा था, मगर लाइट का अभी तक कोई अता पता नहीं था। पारस और अंकित खाट पर बैठे बैठे दोनों आपस में बातें कर रहे थे। कुछ ही घंटों में शाम का हल्का अंधेरा रात के गहरे अंधेरे में तब्दील हो गया। तभी पारस की नानी चलते हुए उन दोनों के पास आई और बोली, चलो बेटा खाना खा लो, खाना बन गया है। तो इस पर पारस ने अपनी नानी से पूछा, नानी लाइट आ गई? नानी ने अपना सिर ना में हिलाया। नानी से ना का इशारा पाकर पारस बोला, नानी एक काम करो, आप हमारा खाना यहीं ले आओ और हमारा बिस्तर भी यहीं पर लगा दो। पारस की बात सुनकर पहले पहले तो नानी ने उसे बाहर सोने से मना कर दिया, मगर पारस और अंकित जब दोनों ही जिद पर उतर गए तो नानी को उनकी बात माननी ही पड़ी। जिसके बाद वहां पर एक और खाट लगा दी गई और दोनों को खाना वहीं पर दिया गया। खाना पीना हो जाने के बाद पारस और अंकित दोनों एक एक खाट पर पसर गए। तब रात के 10 बज रहे थे। खुले आसमान के नीचे टिमटिमाते तारों को देखते देखते दोनों आपस में बातें कर रहे थे। भले ही उस वक्त वहां पर हवा ना चल रही हो, मगर खुले माहौल में होने की वजह से उमस वाली गर्मी नहीं लग रही थी, जो 4 दीवारी के अंदर लगती है। बातें करते करते कब नींद ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया, किसी को कुछ याद नहीं। उनके सो जाने के बाद माहौल में पूरी तरह से खामोशी पसर चुकी थी। गांव का कोई भी आदमी
अपने अपने घरों से बाहर नजर नहीं आ रहा था। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब पारस की आंख खुली तो उसे किसी के घास पर चलने की आवाज आ रही थी। पारस की नींद बहुत पतली थी, इसलिए घास पर चलने की धीमी आवाज सुनकर भी उसकी नींद टूट गई। उसने आंख खोलकर देखा तो कोई शख्स बगान में चलते हुए बगान से बाहर की तरफ जा रहा था। हालांकि सिर्फ चांद की रोशनी में उस आदमी को पहचान पाना बहुत मुश्किल था, मगर उसका बदन और चलने का अंदाज देखकर पारस समझ गया कि ये उसका दोस्त अंकित है। मगर अंकित को इतनी रात गए बगान से बाहर जाने की क्या जरूरत पड़ गई, ये पारस को समझ में नहीं आ रहा था। पारस ने सोचा शायद अंकित को नींद में चलने की आदत है, लिहाजा पारस अपने बिस्तर पर से उठकर अंकित के पास जाने लगा। अंकित के पास जाकर पारस ने उसे आवाज दिया, कहाँ जा रहा है तू? मगर पारस की बात का जवाब देने के बजाय अंकित बिना रुके चलता ही रहा। चलते हुए अंकित खेतों की तरफ जा रहा था। जिस हिसाब से वो संभल संभल कर चल रहा था, उसे देखकर पारस को ऐसा लग नहीं रहा था कि अंकित नींद में है। पर अगर वो नींद में नहीं है तो फिर वो रात में खेतों की तरफ क्यों जा रहा था? पारस ने सोचा वो भागकर अंकित के पास जाकर उसे रोक लेगा, मगर वो जितना तेज चलने की कोशिश कर रहा था, अंकित उससे उतना ही दूर होता जा रहा था। पारस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। रात हर पल गहराती जा रही थी। पारस को अब बहुत तेज गुस्सा आ रहा था कि आखिर अंकित उसकी आवाज सुनकर भी रुक क्यों नहीं रहा। गुस्से से तिल मिलाकर पारस ने दौड़ना शुरू कर दिया, मगर फिर जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। इतनी तेज दौड़ने के बावजूद भी पारस अंकित के पास नहीं पहुंच पा रहा था, जबकि अंकित सिर्फ चल रहा था। मगर ये कैसे हो सकता है? पारस को अब थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था, मगर वो सिर्फ अपनी दोस्ती के खातिर चलता रहा। ऐसे ही कुछ देर चलते रहने के बाद पारस ने देखा कि अंकित खेत वाले रास्ते से अलग नीचे उतरकर नदी की तरफ जा रहा है। पारस ने उसे फिर आवाज लगाया, अरे उधर नदी है, उधर क्यों जा रहा है? रुक तो सही। मगर अंकित वो कहाँ रुकने वाला था। पारस की बात को अनसुना करके अंकित नदी की तरफ उतरता चला गया। उसके पीछे पीछे पारस भी नीचे उतरने लगा। नदी काफी ज्यादा बड़ी थी और नदी का बहाव काफी ज्यादा था। अंकित नदी से थोड़ी दूरी पर एक बड़े से पत्थर पर जाकर बैठ गया। पारस के पास ये अच्छा मौका था उसे पकड़ने का, लिहाजा पारस भागता हुआ अंकित के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अंकित तू यहाँ पर क्या कर रहा है? इतनी रात में यहाँ पर क्यों आया तू? इस पर अंकित बोला, मैं यहाँ पर मरने आया हूँ, तू चला जा यहाँ से। इस पर पारस ने अंकित को डांटते हुए कहा, पागल तो नहीं हो गया तू? ये क्या बैकी बातें कर रहा है? इस पर अंकित ने कहा ना मैंने, चला जा यहाँ से, मैं आज मर कर ही रहूंगा। इतना कहकर अंकित ने पारस को पीछे धक्का दे दिया। अंकित ने पारस को इतनी जोर से धक्का दिया कि पारस एकदम से जमीन पर गिर गया। पारस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अंकित के भीतर इतनी शक्ति कब से आ गई, मगर फिर भी पारस वहां से नहीं गया क्योंकि उसे अपने दोस्त अंकित की काफी फिक्र हो रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं अंकित कुछ उल्टा सीधा ना कर ले, लिहाजा पारस फिर से अंकित के पास गया और उसे समझाने की कोशिश करने लगा, मगर अंकित समझने को तैयार ही नहीं था कि तभी अंकित एकदम से पत्थर पर से उठा और जाकर नदी में कूद गया। ये देखकर पारस की आंखें फटी की फटी रह गईं।
डर के मारे उसके हाथ पैर जोर जोर से कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, जिसके बाद पारस दौड़ता हुआ सीधे अपने नानी के घर आया। उसने अपनी नानी को सारी बात बताई। सारी बात सुनकर नानी ने कहा, रुको, पहले एक बार बगान में चलो। पारस को काफी अजीब लगा कि जब अंकित नदी में कूदा है तो उसकी नानी उसे बगान में क्यों ले जा रही है। खैर, वो दोनों बगान में पहुंचे। बगान में जाकर जब पारस ने अपने पीछे वाले खाट की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि अंकित अपनी जगह पर सोया हुआ था। फिर नानी ने कहा, मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा। दरअसल जो नदी में कूदा था वो एक रूह था। गांव में आजकल ऐसी घटनाएं बहुत हो रही हैं। बहुत लोग तो इन रूहों के चंगुल में फंसकर अपनी जान भी गंवा चुके हैं। इसलिए मैं तुम लोगों को यहाँ सोने से मना कर रही थी, पर मुझे पता नहीं था कि वो रूह हमारे बगान में भी आ सकती है। ये सब सुनकर पारस बहुत डर गया और कभी भी रात में बाहर नहीं सोया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक डरावनी कहानी के साथ। 25 दिसंबर साल 2013 यानी क्रिसमस वाले दिन शाम को हम दो दोस्त यानी निशांक और मैंने कहीं घूमकर आने का फैसला किया। मगर जाएं तो जाएं कहां? सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने यही था, क्योंकि हम दोनों अपने शहर की तकरीबन सारी जगहों पर घूम चुके थे। कुछ देर सोच विचार करने के बाद हमने तय किया कि इस बार हम घूमने के लिए अपने शहर से बाहर जाएंगे। ये सोचने के तुरंत बाद ही हमने कार उठाया और घूमने निकल पड़े। अंधेरा हो चुका था और ठंड बढ़नी शुरू हो गई थी। कुछ घंटों के बाद ही हम लोग दूसरे शहर पहुंचे। वहां बहुत घूमा फिरा और जब वहां भी मन नहीं भरा तो घूमने के लिए और आगे चले गए। इस तरह से घूमते घूमते कब रात के 10 बज गए पता ही नहीं चला। अब बारी थी घर लौटने की। चूंकि निशांक पीकर टल्ली हो चुका था, इसलिए उसे और गाड़ी को घर तक ले जाने की जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई थी। मैं किसी भी तरह का नशा नहीं करता था। खैर, मैं गाड़ी में बैठा और बैठते ही निशांक भी मेरी बगल वाली सीट पर बैठा और हम लोग घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। चूंकि रात काफी हो गई थी और ठंड भी अपनी इंतहा पर थी, इसलिए रास्ते पर पूरी तरह से सुनसानियत छाई हुई थी। रास्ते पर अब कुत्तों के अलावा ना तो कोई इंसान नजर आ रहा था और ना ही कोई खुली दुकान। कोहरा और अंधेरा, सिर्फ इन्हीं दो चीजों ने रास्ते को अपने आगोश में ले रखा था। इसी दौरान मैंने एक नजर निशांक की ओर देखा तो निशांक सो चुका था। मैंने भी उसे नहीं उठाया, क्योंकि ना तो वो उठकर गाड़ी चला पाता और ना ही मेरे किसी काम लगता। इसलिए मैंने उस नशेड़ी को जगाने का कष्ट नहीं किया। रात हर पल गहराती जा रही थी। रास्ते पर फैले घने कोहरे की वजह से मुझे कार चलाने में दिक्कत तो हो रही थी, मगर मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। इसी दौरान एक बार निशांक जागा और मेरी तरफ देखते हुए बोला, किस रास्ते से जा रहा है तू? हाईवे होकर मत जाना, बहुत लंबा पड़ेगा। काली पहाड़ी वाला रास्ता ले ले, छोटा रास्ता है। निशांक जिस रास्ते की बात कर रहा था वो रास्ता छोटा तो है, मगर कहते हैं कि उस रास्ते पर भूत पिशाचों का अड्डा है। इसलिए पहले पहले तो मैं थोड़ा घबराया, मगर जब निशांक ने ये कहा कि कुछ नहीं होगा तो मैं मान गया और थोड़ा आगे जाकर हाईवे के बगल से
काली पहाड़ी वाला रास्ता ले लिया। मैंने उस रास्ते के बारे में जितना सुना था, दिखने में वो रास्ता उससे भी ज्यादा डरावना लग रहा था। रास्ते पर स्ट्रीट लाइट की कोई कमी नहीं थी, मगर एक भी आदमी या गाड़ी नहीं थी। उस रास्ते पर आसपास कोई घर तो दूर, ईंट का एक टुकड़ा तलक भी दिख नहीं रहा था। रास्ते के अलावा अगर कुछ था तो सिर्फ घने लंबे पेड़ और जंगल। अभी हमारी कार उस रास्ते पर चल ही रही थी कि तभी मैंने देखा कि निशांक फिर से सो चुका है। हालांकि अभी अगर निशांक जागता तो मुझे थोड़ी हिम्मत मिलती, क्योंकि असली डर तो अभी बाकी ही था। अभी उस रास्ते पर मुझे लगातार 3 कब्रिस्तानों को पार करना था, और ये रास्ता उन्हीं 3 कब्रिस्तानों को लेकर बदनाम है। खैर, मैं कार चलाता रहा। चलते चलते जैसे ही मैं पहले कब्रिस्तान के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस कब्रिस्तान के उल्टी तरफ कोई आदमी खड़ा है। उस आदमी को देखकर मैं थोड़ा डर सा गया, लेकिन ना तो वो आदमी लिफ्ट मांगने का इशारा कर रहा था और ना ही हमारी तरफ देख रहा था। उस आदमी को नजरअंदाज करके अभी मैं उस पहले कब्रिस्तान को पार कर ही रहा था कि तभी सड़क किनारे खड़ा वो आदमी एकदम से दौड़कर हमारी कार के सामने से होते हुए रोड के उस पार कब्रिस्तान में घुस गया। वो शख्स जो भी था, मगर उसने जिस तेजी से सड़क पार किया था, एक पल को लगा कि वो हवा से भी तेज है। मैं बहुत ज्यादा डर गया, मगर इतनी दूर आकर भी वापस लौट जाना एक तरह की बेवकूफी होती। ऊपर से मैंने एक कब्रिस्तान पार कर लिया था, तो अब सिर्फ 2 कब्रिस्तान ही बचे थे। यही सोचकर मैं गाड़ी को वापस से भगाने लगा। मुझे लग रहा था शायद मैं ही उस 4 किलोमीटर के दायरे में एक जागता हुआ इंसान हूं, मगर मैं गलत था। कुछ आगे जाते ही मुझे रास्ते के किनारे सफेद कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखा। उस आदमी के सर पर सफेद गोल टोपी थी और चेहरे पर बहुत सारी दाढ़ी। वो बूढ़ा आदमी किसी भी एंगल से भूत की तरह नहीं दिख रहा था, और वो हाथ दिखाकर लिफ्ट मांगने का इशारा भी कर रहा था। कुछ सोच समझकर ही मैंने गाड़ी को उस आदमी के पास रोका। गाड़ी रुकते ही वो आदमी मेरी खिड़की के पास आया। खिड़की नीचे गिराने का इशारा किया। मैंने हिम्मत जुटाकर खिड़की को नीचे किया। मेरी खिड़की खोलते ही उस आदमी ने अपनी जेब से कुछ निकाला और उसे अपनी हथेली में मोड़कर उस चीज को मेरे शर्ट के ऊपर वाली जेब में रख दिया और बोला, अपने जेब की तरफ मत देखना जब तक तुम घर ना पहुंच जाओ। ऊपर वाला तुम्हारी रक्षा करेगा, जाओ। मुझे बहुत अजीब लगा, मगर उस आदमी के बताए मुताबिक मैंने अपनी जेब की ओर बिना देखे गाड़ी को वहां से आगे बढ़ा लिया, मगर मुझे अपनी जेब में किसी भारी भरकम चीज का वजन साफ तौर पर महसूस हो रहा था। खैर, मैं गाड़ी चलाता रहा। उस वक्त मेरे जहन में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर उस बुजुर्ग आदमी ने मेरे जेब में क्या रखा होगा, और उसने जेब में मत देखना ऐसा क्यों कहा। यही सब सोचते सोचते अभी मैं गाड़ी चला ही रहा था कि तभी मुझे सामने रोड पर वो दूसरा कब्रिस्तान नजर आया। उस कब्रिस्तान के पास एक औरत खड़ी थी। जब कार उस औरत के नजदीक पहुंची तो मैंने देखा कि उस औरत के गोद में एक बच्चा है। वो औरत काफी घबराई हुई नजर आ रही थी, जैसे वो किसी मुसीबत में हो। लिहाजा मैंने तुरंत गाड़ी को उस औरत के पास रोका। मेरे गाड़ी रोकते ही वो औरत तुरंत गाड़ी के पीछे वाली सीट का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। तभी मैंने उस औरत से पूछा,
कहाँ जाना है आपको? और क्या बात है, आप इतनी घबराई हुई क्यों है? इस पर उस औरत ने कुछ कहा तो नहीं, बस हाथ दिखाकर आगे चलने का इशारा किया। उस औरत का इशारा पाकर मैंने तुरंत गाड़ी को चलाना शुरू कर दिया। तब घड़ी में रात के 11:30 बज रहे थे। अभी मैं गाड़ी चला ही रहा था कि तभी मेरी नजर गाड़ी के रियर व्यू मिरर पर गई, तो वहां मैंने जो देखा उसे देखकर मेरा पूरा दिमाग ही हिल गया, क्योंकि आरवीएम पर पीछे की तरफ मुझे ना तो वो औरत दिख रही थी और न ही उसके गोद का बच्चा। मैं तुरंत पीछे पलटा तो वो औरत और बच्चा पीछे ही थे। पर अगर वो दोनों पीछे ही है तो आरवीएम पर दिख क्यों नहीं रहे? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी पीछे की ओर से मुझे किसी के कुछ चबाने जैसी आवाज आने लगी। मैं फट से पीछे पलटा तो पीछे का नजारा देखकर मेरे रगों में दौड़ता खून जम सा गया। मेरी सांसें तेजी से ऊपर नीचे होने लगीं, क्योंकि वो औरत जिस चीज को चबा रही थी वो कुछ और नहीं बल्कि वही बच्चा था जिसे वो अपनी गोद में लेकर गाड़ी में चढ़ी थी। गाड़ी में पूरा खून ही खून फैल चुका था। उस औरत का चेहरा अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। इतने में ही उस औरत ने अपने आधे खाए बच्चे को छोड़कर निशांक का गला पकड़ लिया। निशांक हड़बड़ाते हुए उठा और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, मगर वो औरत उसे छोड़ ही नहीं रही थी। तभी मैं निशांक को छुड़ाने की कोशिश करने लगा और जैसे ही मैंने निशांक को छुड़ाने के लिए उसका बदन छुआ कि वो पीछे बैठी औरत और उसका आधा खाया बच्चा दोनों गायब हो गए। तब तक हम तीसरे कब्रिस्तान को भी पार कर चुके थे। फिर हम सीधे घर पहुंचे और जब घर पहुंचकर मैंने अपने जेब में देखा तो पाया कि वो एक बड़ा सा ताबीज है और शायद उसी ताबीज के चलते उस रात मेरी जान बच गई और निशांक की भी। मगर वो बूढ़ा आदमी था कौन, ये आज भी एक रहस्य है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।